हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों को आज हिंदी साहित्य का और हिंदी व्याकरण का सभी चैप्टर को मैंने मिक्स करके कुछ प्रश्न लिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी क्लास जाने वाली है, तो पूरा देखिएगा और पूरा अच्छे से पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को क्लास बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट मिलती हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि क्लास एक एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं, जो आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिल्कुल A to Z वहीं से उठाते हैं हम। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है? निर्दय का विलोम शब्द अगर पूछ रहा है तो निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? निर्दय का विलोम शब्द होता है सदय। क्या होता है? सदय होता है। पहला ही प्रश्न है ये हिंदी व्याकरण का। अगला प्रश्न है, अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग क्या होता है? लिंग होता है, वचन होता है, पुरुष कारक परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष कारक परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पर क्या पूछ रहा? नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। मृदु का विलोम शब्द होगा। मृदु का होता है कटु। पहले से ही पता है आप लोगों का, मृदु यानी मधुर बोलने का होगा, कटु वचन बोलना, तो मृदु का कटु होता है। अगला है, अव्यय के सामान्य कितने भेद हैं? तो अव्यय के सामान्य कितने भेद होंगे? 4 भेद हैं। कौन भेद हैं? आगे के प्रश्नों में रखा हुआ है। अव्यय के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के सामान्यतः 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, शीर्ष का विलोम शब्द होगा। शीर्ष का विलोम शब्द क्या है? शीर्ष का विलोम शब्द है तल। क्या है? तल है। अगला, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, पढ़ने में तो सही है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन सा होता है? एक वचन और बहुवचन। कौन कौन से वचन होते हैं? एक वचन और बहुवचन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। कीर्ति का विलोम होता है। कीर्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं। कीर्ति का अपकीर्ति लगा देते हैं, विकीर्ति लगा देते हैं, निष्कृति लगा देते हैं, पर यहाँ पर क्या होगा? कीर्ति का विलोम शब्द होता है अपकीर्ति। क्या होता है? अपकीर्ति होता है, जो इम्पोर्टेंट है। अगला है, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण है वह मूल ध्वनि। कौन सा? वह मूल ध्वनि जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वह मूल ध्वनि जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ण किसे कहते हैं? वह मूल ध्वनि जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। कौन कौन सा अक्षर आता है? तो माँ आता है, पा आता है, रा आता है और या आता है और का आता है। कितने वर्ण आएंगे? 5 वर्ण आएंगे। माँ, पा, रा, या, का आदि शब्द ऐसे होते हैं जो मूल ध्वनि के अंतर्गत विभाजन नहीं हो सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगला है, अनुराग का विलोम शब्द होगा। क्या होगा? अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग। क्या होता है? विराग होता है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? परिभाषा कई तरीके से पूछ सकती है आप लोगों से। जैसे वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऐसे भी आ सकता है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और आप लोग ऐसे ही बिल्कुल लगा दीजिएगा। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर ये नहीं आता है तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे बढ़िए। सोना, चांदी, तेल, पानी के कितने प्रकार के संज्ञा शब्द हैं? सोना, चांदी और तेल। क्या कह रहा? सोना, चांदी और तेल पानी के किस प्रकार से संज्ञा शब्द है? पानी के किस प्रकार से संज्ञा शब्द है? तो द्रव्यवाचक से है। क्या होगा? द्रव्यवाचक से होगा। अगला है, शब्द किसे कहते हैं?
शब्द किसे कहेंगे? तो शब्द, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। शब्द कहते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उन्हें क्या कहते हैं? शब्द कहा जाता है। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो या निकल कर आता हो, उन्हें क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? शब्द कहा जाएगा। अब प्रश्न फिर आप लोगों को एक से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आगे पीछे हो गया तो कोई बात नहीं, प्रश्न तो बिल्कुल वही है, प्रश्न अलग अलग है। प्रश्न चाहे नंबर वाइज हो चाहे कुछ भी हो, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को कहते हैं क्या? शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। और आगे पीछे नंबर हो गया था, पर प्रश्न वहीं से शुरुआत हो रहा है जहाँ से खत्म हुआ है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगला, विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है? कि विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? सारांश कहलाता है। क्या होगा? सारांश होगा। अगला, सुवाच्य का अर्थ सही अर्थ है। तो सुवाच्य का सही अर्थ क्या होगा? सुपठनीय लेख। क्या होगा? यानी सुंदर पढ़ने वाला या लिखने वाला लेख होता है सुवाच्य। वाच्य का मतलब होता है पढ़ना। सुवाच्य का सही अर्थ होगा सुपठनीय वाला लेख, यानी सुंदर पढ़ने वाला लेख। अगला है, शिक्षण का श्रेष्ठ प्रविधि है। शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि क्या है? शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है प्रश्न प्रविधि। क्या होगा? बिल्कुल नया प्रश्न है, प्रश्न प्रविधि है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नया भी है। अगला है, शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि है। क्या कह रहा है? शब्द भंडार में, यानी कि शब्द को कह रहा है कि शब्द को कैसे बता सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो शब्द भंडार में वृद्धि यानी कि और अच्छे से बढ़ा चढ़ा कर लिखना या पढ़ना को क्या कहते हैं? वार्तालाप कहते हैं। शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि क्या होती है? वार्तालाप। वार्तालाप, किसी चीज़ को जैसे पढ़ना होता है तो आप लोग पढ़ेंगे तो उसका अलग अलग अर्थ है, कई लोगों को मिलाएंगे तो अलग अलग अर्थ निकालेंगे। अगर अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, बात विवाद करेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं? शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि वार्तालाप होती है। क्या होगी? वार्तालाप होगी। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार होता है। ये कहाँ से प्रश्न आ गया आप लोगों का? ये आ गया शिक्षण से प्रश्न। बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार होता है क्या? अनुसरण करना। यानी कि बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, उनको कोई चीज़ भाषा सिखाएंगे या कोई भी शब्द सिखाएंगे तो क्या करेंगे? आप लोग उनका अनुसरण करेंगे, यानी कि उनको पहले समझाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे, बताएंगे कि हाँ कैसे कैसे सीखा जाता है भाषा को। तो क्या होता है? बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार होता है अनुसरण करना। क्लियर हुआ? अगला है, दुख की अनुभूति पर वाचक का स्वर भारी होता है। जैसे कि कोई दुखी हो, उसके वो आवाज़ से, मुँह से अगर कोई भी लफ्ज़ बोलेगा या कोई भी शब्द बोलेगा, कुछ भी कहेगा तो उसकी आवाज़ में भारीपन आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? दुख की अनुभूति पर वाचन का स्वर भारी होना क्या कहलाता है? ध्वनिवश्यकता कहलाता है। क्या? ध्वनिवश्यकता कहलाता। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी करके यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आप लोगों से आपकी प्रश्न आएगा जरूर। अगला प्रश्न है, कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो कामायनी एक महाकाव्य है किसका? जयशंकर प्रसाद का है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना, मैंने कई बार इसको रटवाया भी है। जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, कामायनी प्रसिद्ध रचना जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के रचनाकार हैं। तो गीतांजलि के रचनाकार कौन होंगे? तो गीतांजलि है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना। किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। मैंने आप लोगों से कहा था यहाँ पर 2-4 प्रश्न है, कुछ प्रश्न साहित्य के भी आप लोगों को मिलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है उसी में लिखो, टाइप करवा दिया था। तो गीतांजलि के रचनाकार कौन होंगे? रविंद्रनाथ टैगोर होंगे।
दो चार प्रश्न एक आधे और देख लेते हैं अगर है। अगला प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। इम्पॉर्टेंट है, गोदान, गबन सब मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। अगला है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला है, प्राख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो प्राख्यात में पूछ रहा है तो प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। और क्या है? प्राख्यात में उपसर्ग है प्रा उपसर्ग। अगला, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में कृत 42 प्रत्यय होते हैं। कितने? 42 होते हैं, यानी कि 42 प्रत्यय होते हैं। अगला है, पुरोहित शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग है क्या? पुरः होगा। कौन होगा? पुरः शब्द बना है पुरोहित। अगला है, संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो क्या है? संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा सम उपसर्ग। यहाँ पर जो बिंदी लगी हुई है यो यहाँ पर हलंत में लग गया है, माँ आया है, यानी कि यहाँ पर हलंत लगा तो आधा माँ हो जाएगा, तो सा पूरा है तो यहाँ हो गया सम उपसर्ग। सम लगा है यहाँ पर उपसर्ग। अगला है, विज्ञान में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? तो विज्ञान, बी उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग? बी उपसर्ग लगा हुआ है और ज्ञान एक शब्द बन रहा है। अगला है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? चिर। कौन सा शब्द है? चिर उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है, निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? निर उपसर्ग है। कौन सा है? निर उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या लगा है? धुंधला। धुंधला में कौन सा प्रत्यय लगा है? ला प्रत्यय लगा हुआ है, यानी धुंध हटाएंगे तो ला प्रत्यय बच रहा है, ला शब्द बच रहा है, यानी कि ला प्रत्यय लगा हुआ है। ये रहे आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न हिंदी व्याकरण के, जो आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए, चैनल पसंद आता है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। अगर हमारी क्लास पसंद आती हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।